चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें ब्रिटिश पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ सकी। बात सन 1925 की है। 8 डाउन पैसेंजर के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाकउल्लाह, शतीन्द्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार हुए। उन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी करवा दें। बाकी 7 लोग रामप्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथ नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने को काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई तब अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजनी और मजबूत थी। हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। काकोरी ट्रेन डकैती में आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। अशफाकउल्लाह के हथौड़े की मार से ये मजबूत तिजोरी भी मुंह खोलकर अंदर का खजाना उगलने के लिए विवश हो गई। तिजोरी में नकद रुपए बहुत थे, इसलिए उनको गठरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ी। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। सुबह होते ही इंडियन टेलीग्राफ अखबार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया कि काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। 47 दिन बाद यानी 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई। भगत सिंह को गिरफ्तारी से आजाद ने बचाया। आजाद के बारे में मशहूर था कि उनका निशाना जबरदस्त था। 17 दिसंबर 1927 को अंग्रेज डीएसपी जॉन साउंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नजारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को ये अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल साउंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं बची हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनेसेस ऑफ फेलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भागते हुए चानन सिंह की बाहें भगत सिंह को बस पकड़ने ही वाली थीं, लेकिन इससे पहले कि चानन सिंह ऐसा कर पाते एक गोली उनकी जांघ के पार निकल गई। वो गिर पड़े और बाद में ज्यादा खून निकल जाने से उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउजर पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने चलाई थी। साल 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से एक गुप्त मुलाकात की। जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे पिता की मौत के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने मेरे घर आया। मुझे बताया गया कि उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने इससे पहले उसे देखा नहीं था, लेकिन 10 साल पहले मैंने उसका नाम जरूर सुना था, जब वो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गया था। वो जानना चाहता था कि अगर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है तो क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे।
उनका मानना था कि सिर्फ आतंकवादी तरीकों से आज़ादी नहीं जीती जा सकती और न ही आज़ादी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से आएगी। एक और स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी साहित्यकार यशपाल, जो उस समय इलाहाबाद में थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन में लिखा कि आज़ाद इस मुलाकात से खुश नहीं थे, क्योंकि नेहरू ने न सिर्फ आतंकवाद की उपयोगिता पर संदेह जाहिर किया था, बल्कि HSRA संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में मैं नेहरू से मिला था, जो मेरे और आज़ाद के रूस जाने का खर्चा देने के लिए तैयार हो गए थे। जब गोरे अफसर ने पूछा हु आर यू, आज़ाद की ये आदत थी कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता होता, तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे और जरूरत हुई तो अपना शहर भी। शायद यही वजह थी कि अनेक लोगों द्वारा मुखबिरी होने के बावजूद भी पुलिस बरसों तक उनको नहीं ढूंढ पाई। नेहरू से मिलने के करीब एक सप्ताह बाद 27 फरवरी 1931 को आज़ाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेवराज के साथ बैठे बात कर रहे थे कि सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर नॉट बावर और 2 सिपाही सफेद कपड़ों में नीचे उतरे। सुखदेवराज लिखते हैं, मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से अंग्रेजी में पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आज़ाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी। हमने उसके सवाल का जवाब गोली चलाकर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले चली और उसकी गोली आज़ाद की जांघ में लगी, वहीं आज़ाद की गोली गोरे अफसर के कंधे में लगी। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही थीं। अफसर ने पीछे दौड़कर मौलश्री के पेड़ की आड़ ली, उसके सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे। इधर हम लोगों ने जामुन के पेड़ को आड़ बनाया। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई। तभी आज़ाद ने मुझसे कहा, मेरी जांघ में गोली लग गई है, तुम यहां से निकल जाओ। पिस्तौल दिखाकर साइकिल छीनी। सुखदेवराज आगे लिखते हैं, आज़ाद के आदेश पर मैंने निकल भागने का रास्ता देखा। बाईं ओर एक समर हाउस था। पेड़ की ओट से निकलकर मैं समर हाउस की तरफ दौड़ा। मेरे ऊपर कई गोलियां चलाई गईं, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी। जब मैं एल्फ्रेड पार्क के बीचों बीच सड़क पर आया तो मैंने देखा कि एक लड़का साइकिल पर जा रहा है। मैंने उसे पिस्तौल दिखाकर उसकी साइकिल छीन ली। वहां से मैं साइकिल पर घूमते घूमते चांद प्रेस पर पहुंचा। चांद के संपादक रामरख सिंह सहगल हमारे समर्थकों में से थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं हाजिरी रजिस्टर पर फौरन दस्तखत करूं और अपनी सीट पर बैठ जाऊं। 5,000 रुपए का इनाम था चंद्रशेखर पर। चंद्रशेखर पर प्रमाणिक किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद लिखने वाले विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं, सबसे पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट विशेश्वर सिंह ने एक व्यक्ति को देखा जिस पर उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद होने का शक हुआ। आज़ाद काकोरी और अन्य मामलों में फरार चल रहे थे और उन पर 5,000 रुपए का इनाम था। विशेश्वर सिंह ने अपनी शंका सीआईडी के लीगल एडवाइजर डालचंद पर प्रकट की। वो कटरे में अपने घर वापस आए और 8 बजे सवेरे डालचंद और अपने अर्दली सरनाम सिंह के साथ ये देखने गए कि ये वही आदमी है जिस पर उन्हें आज़ाद होने का शक है। उन्होंने देखा कि थॉर्नहिल रोड कॉर्नर से पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ जो फुटपाथ जाता है उस पर ये दोनों बैठे हुए हैं। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये आज़ाद ही हैं, तो उन्होंने अर्दली सरनाम सिंह को नॉट बावर को बुलवाने भेजा, जो पास में 1 नंबर पार्क रोड में रहते थे। बाद में नॉट बावर ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, ठाकुर विशेश्वर सिंह से मेरे पास संदेश आया कि उन्होंने एक व्यक्ति को एल्फ्रेड पार्क में देखा है जिसका हुलिया चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता है। मैं अपने साथ कांस्टेबल मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह को लेते गया।
मैंने कार खड़ी कर दी और उन लोगों की तरफ बढ़ा। करीब 10 गज की दूरी से मैंने उनसे पूछा कि वो कौन हैं। जवाब में उन्होंने पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली चला दी। मेरी पिस्तौल पहले से तैयार थी। मैंने भी उस पर गोली चलाई। जब मैं मैगजीन निकालकर दूसरी भर रहा था, तब आजाद ने मुझ पर गोली चलाई, जिससे मेरे बाएं हाथ से मैगजीन नीचे गिर गई। तब मैं एक पेड़ की तरफ भागा। इसी बीच विशेश्वर सिंह रेंगकर झाड़ी में पहुंचे। वहां से उन्होंने आजाद पर गोली चलाई। जवाब में आजाद ने भी गोली चलाई, जो विशेश्वर सिंह के जबड़े में लगी। जब जब मैं दिखाई देता, आजाद मुझ पर गोली चलाते रहे। आखिर में वो पीठ के बल गिर गए। इसी बीच एक कांस्टेबल एक शॉटगन लेकर आया, जो भरी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि आजाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं। मैंने उस कांस्टेबल से आजाद के पैरों पर निशाना लेने के लिए कहा। उसके गोली चलाने के बाद जब मैं वहां गया, तो आजाद मरे हुए पड़े थे और उनका एक साथी भाग गया था। जिस पेड़ के नीचे आजाद मारे गए थे, वहां हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग वहां फूलमालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे। अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। उसकी लकड़ी को लॉरी से उठवाकर कहीं और फिकवा दिया गया। बाद में आजाद के चाहने वालों ने उसी जगह पर जामुन के एक और पेड़ का वृक्षारोपण किया और जिस मौलश्री के पेड़ के नीचे नौट बाबर खड़े थे, उस पर आजाद की गोलियों के निशान तब भी मौजूद थे। आजाद की अस्थियों में से एक अंश समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव भी ले गए थे और विद्यापीठ में जहां आजाद के स्मारक का पत्थर लगा है, उन्होंने उस अस्थि के टुकड़े को रखा। आजाद के अंत के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी छिन्न भिन्न होनी शुरू हो गई थी। एक महीने के अंदर ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। इतने कम समय में इतने नेताओं की मौत से HRSA को बहुत धक्का पहुंचा, जिससे वो कभी उबर नहीं पाया।